इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी से जुड़ी एक बड़ी खबर। आपको बता दें, यूपी में घुसपैठ के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया गया है। आपको बता दें, अलीगढ़ मीट फैक्ट्रियों में सुरक्षा जांच बढ़ाई गई है। नगर निगम और निकायों में एटीएस जांच शुरू कर दी गई है। सफाई कर्मचारियों और ठेकेदार के रिकॉर्ड मांगे जा रहे हैं। इसके साथ ही बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान पर भी पूरा फोकस रखा जा रहा है। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने घुसपैठ के मामलों को लेकर ये कड़ा रुख अपनाया है। अलीगढ़ की मीट फैक्ट्रियों में कश्मीरी सिक्योरिटी की जांच के बाद अब जांच का दायरा जो है वो बढ़ा दिया गया है। एटीएस ने नगर निगम और सभी नगर निकायों में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की स्थिति की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, पिछले 5 वर्षों में काम कर चुके सफाई कर्मचारियों के ठेकेदारों और कर्मचारियों के आधार कार्ड सहित अन्य रिकॉर्ड मांगे जा रहे हैं। लखनऊ नगर निगम समेत प्रदेश के सभी 17 निगमों और अन्य जिलों के स्थानीय निकायों से भी सफाई कर्मचारियों और ठेकेदारों का विवरण जुटाया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें, यूपी सरकार ने घुसपैठ के खिलाफ ये कड़ा रुख अपनाया है। बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया गया है। आपको बता दें, अगर अलीगढ़ की बात की जाए तो अलीगढ़ में मीट फैक्ट्रियों में कश्मीरी सिक्योरिटी की जांच के बाद अब दायरा बढ़ा दिया गया है। जो भी कर्मचारी वहां पर काम करते हैं उनकी जानकारी ली जा रही है। बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ यह एक्शन चलाया गया है, जिसमें लंबे समय से जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका आधार कार्ड और उनका डेटाबेस तैयार करने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही जो मीट कंपनियां हैं उनमें भी जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो सफाई कर्मी हैं, उन सभी का जो डेटा है वो मांगा जा रहा है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देहरादून से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, 31 दिसंबर तक हर बूथ पर बीजेपी बीएलए तैनात करेगी। 70 विधानसभा में बीएलए एक वर्चुअल समीक्षा भी किया जाएगा। बीजेपी 11,733 बूथों पर एजेंट तैयार करेगी। हर पोलिंग बूथ पर बीएलए तैनाती जो है वो जरूरी है, सरकार की तरफ से ये कहा गया है। आपको बता दें, इसके साथ ही प्रदेश में कुल 144 बीएलए नियुक्त किए जाएंगे। बूथ तैयारी और रणनीति पर बीजेपी का पूरा जोर है। आपको बता दें, देहरादून में बीजेपी ने 31 दिसंबर से पहले हर पोलिंग बूथ पर अपने बूथ लेवल एजेंट यानी बीएलए तैनात करने का लक्ष्य रखा है। 70 विधानसभा क्षेत्रों के बीएलए की वर्चुअल बैठक में तैयारियों की ये समीक्षा की गई है। आपको बता दें, बीजेपी जो है वो 11,733 बूथों पर अपने एजेंट तैयार करेगी। राजनीतिक दलों को भी अपने बीएलए हर पोलिंग बूथ पर तैनात करना अनिवार्य है। आपको बता दें, प्रदेश में अब तक कुल 144 बीएलए नियुक्त किए गए हैं, जिनमें से बीजेपी के 70 शामिल हैं। बीजेपी ने बूथ स्तर पर मजबूत संगठन और रणनीति बनाने पर यह विशेष जोर दिया है। तो ये वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, जो पोलिंग बूथ है वहां पर अब बीजेपी जो है अपनी बीएलए की नियुक्त करने की जो तिथियां हैं वो 31 दिसंबर कर चुकी है, और कितने बीएलए जो है वो तैनात किए जाएंगे, क्या कुछ रणनीति जो है इसे लेकर बनाया गया है? उत्तराखंड में इस समय जो बीजेपी ने जो अपनी रणनीति बनाई है चुनाव को देखते हुए जी, उन सब चीजों को लेकर ये कह सकते हैं कि प्रदेश में 11,000 से ज्यादा बीएलओ यानी हर बूथ पर जो पोलिंग बूथ है उन पर 11,000 से ज्यादा बीएलओ तैनात करने के लिए यहाँ पर रणनीति बनाने का काम शुरू कर दिया। उसके लिए बाकायदा जो पार्टी के जो पन्ना प्रमुख हैं उनसे भी विचार विमर्श करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि पन्नों के हिसाब से ये कहा जा सकता है कि जो बीएलओ हैं वो बनाने की दिशा पर की जाएगी। इसका सीधा लाभ ये कह सकते हैं कि आगामी चुनाव में मतदाताओं से सीधे जुड़ने का है, क्योंकि बीएलओ के माध्यम से सीधे मतदाता तक पहुंचने का काम यहाँ पर होगा। और जिस प्रकार से काम अभी तक यहाँ पर बीजेपी ने किया है, तो इसमें समझा जा सकता है कि उनकी रणनीति भी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर काफी अहम यहाँ पर मानी जा सकती है। बीएलओ के माध्यम से ही जनता तक, आम जनता तक पकड़ बनाने का काम यहाँ पर होगा। साथ ही ऐसे मतदाताओं की छंटनी भी करने का काम इन बीएलओ के माध्यम से यहाँ पर बीजेपी करेगी, जो सीधे तौर पर एसआईआर के दायरे में यहाँ पर आते हैं या फिर दूसरे राज्यों से आकर यहाँ पर निवास यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी की जो रणनीति है वो सीधे तौर पर आगामी चुनाव को लेकर रणनीति अहम है, और उसी के तहत ये काम करने का काम बिल्कुल अब है। लेकिन अगर बात की जाए जो बीएलओ को तैनात करने की तिथि है वो 31 दिसंबर ही क्यों रखी गई है?
जी, बिल्कुल है। ये कह सकते हैं कि संगठन के जो कार्यक्रम है वो इस दिशा में महत्वपूर्ण रखने का काम यहाँ पर होता है, क्योंकि उसके बाद बीजेपी अपने जो सेकंड चरण की जो रणनीति है चुनाव की, उसको सफल करने का काम यहाँ पर करेगी। यानी बीएलओ के माध्यम से एक फिगर बीजेपी के पास यहाँ पर उपलब्ध हो पाएगा, आंकड़े उपलब्ध हो पाएंगे कि प्रदेश में कितने मतदाता यहाँ पर मौजूद हैं, किस रूप में यहाँ पर काम किया जा सकता है। इसके अलावा जिन सीटों पर बीजेपी अब तक कमजोर रही है, उन सीटों पर बीजेपी कैसे काम करने की रणनीति यहाँ पर बना सकती है। यानी मतदाता उस क्षेत्र में कितना है, अगर जाति के हिसाब से देखा जाए तो उस क्षेत्र का समीकरण क्या बन सकता है, नेताओं की किस नेता की उपयोगिता उस क्षेत्र में वहां पर हो सकती है। इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए समय कम यहाँ पर जरूर बीजेपी ने रखा है, लेकिन इसे चुनाव के हिसाब से बड़ी रणनीति बीजेपी की मानी जा सकती है। जी बिल्कुल। अभय, अगर बात की जाए बूथ स्तर पर जो एजेंटों की निगरानी है और रिपोर्टिंग है, उसको कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, उसके लिए क्या कुछ रणनीति है? देखिए, सीधे तौर पर कह सकते हैं कि बीएलओ की जो निगरानी होगी, बीएलओ के ऊपर एक संरक्षक मंडल यहाँ पर रखा गया है। यानी पार्टी के स्तर पर उसके लिए महामंत्री स्तर के जो पदाधिकारी हैं वो उनको नियुक्त करने का काम वहां पर कर रहे हैं। उनकी जो मॉनिटरिंग है वो महामंत्री के माध्यम से यहाँ पर उसकी रिपोर्ट यहाँ पर ली जाएगी, और उसके बाद जो संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो उन सब चीजों को देखते हुए नजर आएंगे। यानी कह सकते हैं कि बीएलओ के बाद भी बीएलओ के ऊपर निगरानी के लिए पार्टी के 2 और वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे, जो उन सब चीजों के देखने का काम यहाँ पर करेंगे कि किस प्रकार से वो लोग काम यहाँ पर करें, कितने इस समय आवश्यकता है मैन पावर्स को और बढ़ाने की, और किस तरीके से ये बीएलओ का जो काम है ये तीव्र गति से पूर्ण किया जा सकता है। जी बिल्कुल। अभय, अगर बात की जाए अन्य राजनीतिक दलों की, तो अन्य राजनीतिक दलों ने बेले तैनात करने के लिए क्या कुछ रणनीति बनाई है? क्या वो भी कुछ रणनीति बना रहे हैं? दलों बात करते हैं तो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सबसे ऊपर यहाँ पर आता है। कांग्रेस की तरफ से कोशिश यहाँ पर की जा रही है। एक घोषणा भी यहाँ पर की गई थी कि बीएलओ बनाने के साथ साथ जो मतदाता जो सूची है उसका पुनरीक्षण करने का काम भी कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस जितना बड़ा दल है उतने ही ये कह सकते हैं कि उसके काम करने का जो तरीका है वो उतनी ही धीमी रफ्तार उसकी कही जा सकती है। पार्टी के प्रदेश स्तर पर ये कह सकते हैं कि निर्णय तो लिए जा चुके हैं, लेकिन अभी बीएलओ तैनात यहाँ पर नहीं किए गए। उसमें कुछ संगठन ये कह सकते हैं कि जो पार्टी के संगठनात्मक जो जिले हैं उन जिलों में तैनाती तो हुई है, लेकिन अभी उसका अंतिम आंकड़ा या अंतिम जो चीजें जो पार्टी स्तर पर पहुंचनी चाहिए थी उसकी विस्तृत रिपोर्ट अभी पार्टी के स्तर पर यहाँ पर नहीं पहुंच पाई। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस भी काम कर रहा है। बाकी क्षेत्र में ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में जो दूसरे दल है, चाहे वो क्षेत्रीय दल यूकेडी हो या सपा बसपा हो, उनके आंकड़े इस समय कह सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के मुकाबले काफी कम यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद अभय कैंथोरा इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें एनआईए ने 8वां आरोपी जो है इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। नासिर पर भी आतंकी उमर को छिपाने का आरोप लगा है। आपको बता दें गिरफ्तारी से जांच में नई तेजी आई है। एनआईए ने पिछले संदिग्धों की पहचान को पोस्ट कर दिया है। आतंकियों के नेटवर्क पर भी मजबूत जो है वो पकड़ बनी हुई है। दिल्ली ब्लास्ट केस में जांच लगातार जारी है और इस मामले में आपको बता दें 8वां आरोपी भी गिरफ्तार हो गया है। 8वां आरोपी नासिर जो है वो आतंकी वो को छुपाने का उसके ऊपर आरोप लगा है। एनआईए जांच में ये तेजी जो है वो देखने को मिल रही है। तो आपको बता दें दिल्ली ब्लास्ट में एनआईए ने ये बड़ी कार्रवाई की है और कार्रवाई करते हुए 8वें आरोपी नासिर को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें नासिर पर आरोप है कि उसने आतंकी उमर को छुपाने में मदद की थी। गिरफ्तारी के बाद जांच में ये नई तेजी आई है और एनआईए अन्य संदिग्धों के नेटवर्क की भी पहचान कर रही है, जिससे पहले भी कई संदिग्धों को हिरासत में लिया जा चुका है। आपको बता दें इस कार्रवाई से आतंकियों के नेटवर्क पर पकड़ मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। वही आपको बता दें दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच जो है वो लगातार जारी है और एनआईए ने इसे लेकर कहा है कि सभी साक्ष्यों और संदिग्धों की पूरी तरह से जांच की जा रही है। तो दिल्ली ब्लास्ट मामले में 8वां आरोपी भी जो है वो गिरफ्तार हो चुका है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी मामले में कथावाचक अनुराधाचार्य के खिलाफ अदालत में परिवाद दर्ज कर दिया गया है। आपको बता दें ये याचिका अखिल भारतीय हिंदू महासभा और आगरा की जिला अध्यक्ष मीरा राठौर द्वारा दाखिल की गई है। मामला मथुरा के सीजेएम उत्सव गौरव राज की अदालत में सुना गया। गौरतलब है कि
अक्टूबर महीने में अनुरुद्धाचार्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने बेटियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। हालांकि कथावाचक ने बाद में कहा कि उनका उद्देश्य महिलाओं का अपमान करना नहीं था और उनका बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। अदालत में याचिका की सुनवाई के बाद सीजेएम ने परिवाद दर्ज करने का भी आदेश दिया है। आपको बता दें, इस मामले में 1 जनवरी को आगे की सुनवाई होगी और वादी मीरा राठौर के बयान पर अदालत में जो मामला है वो दर्ज किया जाएगा। आपको बता दें, ये मामला सोशल मीडिया पर फैल रही गलतफहमियों और अभिव्यक्ति की सीमा को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आपको बता दें, कथावाचक अनुरुद्धाचार्य के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। अनुरुद्धाचार्य पर परिवाद दर्ज किया गया है। मथुरा में ये परिवाद जो है वो दर्ज किया गया। मीरा राठौर के तरफ से ये परिवाद जो है वो दर्ज किया गया। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए मोहम्मद फारूक जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फारूक, अनुरुद्धाचार्य पर अब परिवाद जो है वो दर्ज कर दिया गया है, मीरा राठौर की तरफ से किया गया है। क्या कुछ सुनवाई होगी इस मामले में, कब होगी, क्या कुछ जानकारी? देखिए प्रज्ञा, ये मामला जो है अक्टूबर में एक बयान जो है कथावाचक अनुरुद्धाचार्य द्वारा महिलाओं के ऊपर दिया गया था। उनका ये बयान जो है बहुत तेजी से वायरल हुआ था और उसमें उन्होंने कहा था कि 25 वर्ष की उम्र में अगर महिला की शादी होती है तो वो कई जगह मुंह मार कर आती है। तो इस तरीके का बयान जो है उनके द्वारा दिया गया था, जो तेजी से वायरल हुआ था। लेकिन उन्होंने इस पर सफाई भी दी थी कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इसको लेकर लेकिन फारूक, अगर बात की जाए, ये अक्टूबर में बयान दिया गया था, उसके बाद अनुरुद्धाचार्य का भी इस पे प्रतिक्रिया आया था। उन्होंने कहा था कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। लेकिन इतने महीनों बाद आखिर अब परिवाद जो है मीरा राठौर की तरफ से क्यों दर्ज किया गया है? जी देखिए, जो मीरा राठौर हैं वो अखिल भारतीय हिंदू महासभा की आगरा की जिलाध्यक्ष हैं। उन्होंने मथुरा की सीजीएम कोर्ट में एक वाद दायर करा था, जिस पर जो है सुनवाई हुई और कल सुनवाई में उसमें जो है अनुरुद्धाचार्य के खिलाफ परिवाद दाखिल कर लिया गया है, यानी परिवाद उनके खिलाफ सीजीएम कोर्ट में दाखिल हो गया है। तो इसको लेकर अब 1 जनवरी को मीरा राठौर जो वादी हैं उनके भी बयान दर्ज होने हैं और फिर 1 तारीख को जो है जो बयान है उनके दर्ज होने के बाद में अगली सुनवाई इस पर होगी। फारूक, क्या उम्मीद जताई जा सकती है, क्या कुछ एक्शन जो है वो लिया जा सकता है कोर्ट की तरफ से, या सुनवाई किसके पक्ष में आ सकती है, इस तरह की कोई जानकारी? देखिए प्रज्ञा, ये कोर्ट का मामला है और कोर्ट का जो है मामला जो होता है वो अपने तरीके से चलता है। देखिए कोर्ट में जो है बिल्कुल जो बयान पेश बिल्कुल किया फारूक, गया था, अब 1 जनवरी के बाद देखना होगा कि आखिर क्या कुछ सुनवाई इस मामले में सामने आता है। बहुत बहुत धन्यवाद फारूक इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर के। अलीगढ़ के एएमयू के छात्र ने दोस्त के साथ मिलकर खुद की किडनैपिंग करवाई और पिता से 8 लाख की फिरौती मांगी है। आपको बता दें, ऑनलाइन गेमिंग में लाखों रुपए हारने के बाद पिता से फिरौती मांगी गई थी। किडनैपिंग की सूचना के मिलते ही केवल आधे घंटे में पुलिस ने दोनों दोस्तों को पकड़ लिया और मामले का खुलासा करते हुए दोनों दोस्तों को परिवार के हवाले कर दिया गया है। तो आपको बता दें, एएमयू के छात्र ने खुद की किडनैपिंग करवाई और अपने पिता से ही 8 लाख रुपए की फिरौती मांगी। हालांकि पुलिस ने इस मामले में दोनों छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके परिवार को उन्हें सौंप दिया है। इन बच्चों ने नादानपने में ये गलती की है, लालच में जो है, और ये पुलिस का मैं बहुत धन्यवाद चाहता हूं कि इन्होंने जो प्रकरण ये तुरंत खोल दिया जाए। एसएसपी साहब का बड़ा विनम्र निवेदन है कि ये इन्होंने धन्यवाद है कि ये इन्होंने खोल दिया जो प्रकरण। बच्चों की लाइफ की बच्चों की गलती जो है, क्या गलती करी थी? ये पैसों की लालच में। क्या सूचना दी थी थाने पे? मेरे क्या पता लगा था आप लोगों को? हमें ये था कि ये गायब हो गया है, किडनैपिंग हो गई, पर ये बच्चों की, इनकी दोनों की वो थी, पैसों की लालच में इन्होंने ये काम किए। थाना बन्ना देवी की पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति कृष्ण कुमार सिंह पुत्र सत्यवीर सिंह, जो बरौला जाफराबाद कृष्णा नगर के रहने वाले हैं, उम्र 20 वर्ष, इनको जो है फिरौती के लिए अपहरण हो गया है। इनके घर वालों द्वारा ये सूचना दी गई कि 8 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है। इस सूचना पे तत्काल हमारी जो है
पुलिस की टीमें एक्टिव हो गई। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो है इसमें 4 टीमों का मेरे नेतृत्व में गठन किया गया। हम लोग लगे और आधे घंटे के अंदर जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए इस लड़के को जो है गगन पब्लिक स्कूल के पास से बरामद किया। इसमें तथ्य ये आया कि ये जो लड़का कृष्णा है, ये अपने एक दोस्त के साथ, जिसका नाम नवीन है, उसके साथ मिलकर खुद ही अपने पेरेंट्स से पैसे निकालने के लिए इस तरीके की साजिश रची। उनको अपने ही फ़ोन से इस तरीके का मैसेज भिजवाया कि इसका अपहरण हो गया है, फ़ोटो भेजे। और इसमें इन लोगों की गलती है, चूँकि ये पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, इसलिए इनके विरुद्ध पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, लेकिन इनको मुनासिब हिदायत देकर छोड़ा गया है कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न करें। वहीं इस खबर में विस्तार से जानकारी देने के लिए शहनवाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहनवाज, एएमयू के इस छात्र ने आखिर खुद की किडनैपिंग क्यों करवाई थी? ये पूरा मामला अलीगढ़ के जो थाना बन्ना देवी है उसके बरौला जाफराबाद का है। और जो ये एएमयू का छात्र है, ये बीकॉम द्वितीय वर्ष का छात्र है, जिसका नाम कृष्ण कुमार है। ये अपने जो दोस्त है नवीन, उसके साथ एक ऑनलाइन गेमिंग खेलता था। जानकारी के अनुसार पता लग रहा था कि ये ऑनलाइन गेमिंग में लाखों रुपए हार गए थे। इसी दौरान जो इसके लड़का है, जिसका नाम एएमयू छात्र जो कृष्ण कुमार है, इसके पिता जो कि सिंचाई विभाग में कार्य करते थे, वह रिटायर्ड हुए थे। रिटायर्ड होने के बाद उनको काफी रुपया मिला था। उसके बाद जब उनके बेटे कृष्ण कुमार ने अपने पिता को रिटायर के बाद पैसा देखा, तो तभी उनके द्वारा ये प्लानिंग बनाई गई कि क्यों ना अपने पिता से अपनी किडनैपिंग की कहानी रचने के बाद पिता से पैसे मांग लिए जाए। जिसके बाद इस कृष्ण कुमार जो कि एएमयू का छात्र है, इसने अपने दोस्त को फोन दिया अपना, और अपने ही दोस्त से अपने पिता को फोन करवाया। बोला कि जाके बोलो पिताजी से कि मुझे किडनैप कर लिया गया। कुछ फोटो वीडियोस भी उसको पिता को भिजवाई, ताकि उनको ये यकीन हो सके कि उसका बेटा जो किडनैप हो गया। उनके पिता जो घर वाले थे काफी परेशान हो गए कि उनका बेटा किडनैप हो गया। जिसके बाद उन्होंने तत्काल सूचना पुलिस को दी। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस तत्काल हरकत में आती है। फौरन फोन उनके वगैरह सब देखा जाते हैं, ट्रेस किए जाते हैं। बिल्कुल शहनवाज, अगर बात की जाए, क्योंकि पुलिस को सूचना देने के बाद तुरंत ये कार्रवाई हुई, पुलिस किस आधार पर इन बच्चों को ढूंढी और कैसे कुछ कार्रवाई की? जैसे ही ये पता चला तो इनके परिवार के लोगों ने बताया कि उसके जो एक दोस्त है जिसका नाम नवीन है, उसके साथ कुछ देर पहले देखा गया था। तो पुलिस ने कृष्ण कुमार की जगह नवीन को ढूंढने का प्रयास किया, और नवीन को कुछ ही देर बाद गगन पब्लिक स्कूल से उसको गिरफ्तार कर लिया। जब नवीन से कड़ी से पूछताछ की गई तो नवीन ने तत्काल बता दिया कि ये सारा जो षड्यंत्र है ये कृष्ण कुमार का, और उसी ने अपने फोन के माध्यम से अपने पिता को किडनैपिंग की झूठी कहानी करकर मुझसे कहलवाया था। जिसके बाद जब नवीन ने बताया तो उसके तत्काल पुलिस ने कुछ देर बाद कृष्ण कुमार को भी गिरफ्तार करके थाने पहुंचाया, जहां इनसे पूछताछ की गई। फिर इनके परिवार को बुलाया। जब इनके परिवार थाने पहुंचे, परिवार ने पुलिस को एक्सक्यूज दिया, माफी मांगी कि जिस तरीके से ये दोनों छात्र हैं, एक बीकॉम द्वितीय वर्ष का छात्र, एक इंटर कर रहा है, इनके भविष्य का सवाल है, आगे से इस तरीके से नहीं करेंगे। और ये अभी ज्यादा इनकी उम्र भी नहीं है, कोई 18 कोई 19 साल का है। तो पुलिस से उनके द्वारा रिक्वेस्ट की गई कि इनको माफी दे दी जाए। जिसके बाद बिल्कुल शहनवाज, ये दोनों अलीगढ़ के ही थे? शहनवाज, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। ये दोनों जो छात्र हैं वो अलीगढ़ के ही रहने वाले थे? जी, दोनों छात्र अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके के ही रहने वाले हैं, आसपास पड़ोस के ही रहने वाले हैं। बिल्कुल। आप क्या पुलिस ने इन्हें दंडित करने के लिए भी कुछ कार्रवाई की, या सिर्फ उन्हें माफी के आधार पर छोड़ दिया? देखिए, पुलिस का ये कहना था कि जब इस मामले को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बात की गई, जिसमें एसएसपी नीरज कुमार जालून भी है, उनके द्वारा बताया गया कि परिवार ने काफी उनसे मतलब आग्रह किया है कि दोनों ही बच्चे छात्र हैं, पढ़ रहे हैं और उनका भविष्य खराब हो जाएगा। और इस तरीके से आगे के लिए हम भी भरोसा दिलाते हैं, वो भी भरोसा देते हैं कि इस तरीके से दोबारा से कोई भी कृत्य नहीं किया जाएगा जिसके चलते उनके भविष्य से खिलवाड़ हो। परिवार ने भी पुलिस को आश्वासन दिया। जिसके बाद पुलिस ने कहा क्योंकि दोनों छात्र हैं इसलिए अभी हम इन पर कार्रवाई नहीं कर रहे और इनको हिदायत देकर परिवार के सुपुर्द कर रहे हैं, और अगर भविष्य में इस तरीके का ये कोई कार्य करते हैं तो पुलिस अपने स्तर से कार्रवाई करेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शहनवाज इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। डीआईजी मेरठ रेंज कलानिधि नैथानी ने मंगलवार को थाना कोतवाली का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाने की व्यवस्थाओं से संतोष जताया और किए गए सुधारों की भी सराहना की। इस अवसर पर आपको बता दें, एसएसपी विपिन टेडा और एसपी सिटी आयुष विक्रम
और एसएसपी कोतवाली अंतरिक्ष जैन भी मौजूद रहे। डीआईजी ने थाने की बैरक, भवन, रिकॉर्ड रूम, अभिलेखों के रख रखाव, हथियारों की स्थिति, लंबित विवेचनाओं और अपराध नियंत्रण की भी समीक्षा की। उन्होंने बताया कि संयुक्त टीम ने कई सकारात्मक बदलाव किए हैं, जिससे कार्यप्रणाली अधिक सुव्यवस्थित हुई है। इसके साथ ही डीआईजी ने शासन, डीजीपी मुख्यालय के आदेशों, साइबर क्राइम मिशन शक्ति और संबंधित केंद्रों के कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने पुलिस कर्मियों को अपने कार्य क्षेत्र का बेहतर ज्ञान रखने का भी सलाह दिया और उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया। तो डीआईजी ने कोतवाली क्षेत्र का निरीक्षण किया। थाने की व्यवस्था और सुधारों की इस दौरान उन्होंने सराहना भी की और जिन लोगों ने अच्छा काम किया, उत्कृष्ट पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया गया। जो कोतवाली है, शहर कोतवाली, इसका निरीक्षण किया गया है। मेरे साथ यहाँ एसएसपी विपिन टाडा, एसपी सिटी आयुष और सीओ अंतरिक्ष एवं एसएचओ सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे और एक संयुक्त टीम ने पूरा प्रयास करते हुए थाने पर काफी अच्छे बदलाव किए हैं। आपने देखा होगा, चाहे बैरक हो, चाहे भवन हो, हर चीज का बेहतर रखरखाव पहले से किया गया है। इसके साथ ही जो अभिलेख होते हैं उनका रखरखाव, इसको चेक किया गया। हथियारों का रखरखाव एवं उनके बारे में सामान्य जानकारी, क्षेत्र में अपराध के बारे में, लंबित विवेचनाओं के बारे में गहनता से समीक्षा की गई है। इसके अलावा शासन की जो नीतियां हैं और जो निर्देश हैं, पुलिस मुख्यालय एवं डीजीपी महोदय के भी जो निर्देश हैं, चाहे वो साइबर क्राइम से रिलेटेड हों, मिशन शक्ति से रिलेटेड हों या मिशन शक्ति केंद्र से रिलेटेड हों, उनके क्रियान्वयन की समीक्षा की गई है। कुछ पुलिसकर्मी हैं जिनको अपने कार्य का अच्छा ज्ञान है और जिसमें कुछ बीट कांस्टेबल भी शामिल हैं जिन्हें अपनी बीट का बहुत ही अच्छा ज्ञान है, उनको आज इनाम दिया गया है, उनको पुरस्कृत किया गया है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।